हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने पीवाईक्यू एएससी की पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है। इसके पहले हमने 9 क्लासेस कर ली है। आज ये 10वीं क्लास है। अगर आपने और पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वो क्लासेस देख लीजिए, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। तो इससे आपको मतलब थोड़ा-सा कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पीछे वाली भी क्लासेस देख लीजिए जो पहले हो चुकी हैं। और आपको पता है कि एससी का मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ का फॉर्म है, अब भर चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 2 या ढाई महीने के अंदर में एग्जाम हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सीरीज हो रहा है, इसलिए जरूर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको मतलब बताइए, ताकि वो भी लें, क्योंकि ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आप करके देखिएगा तब, और आपको इससे आइडिया भी लगेगा आपकी तैयारी कैसे करनी है, आपको चीजों को कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। क्योंकि 2 ढाई महीने या 3 महीने में आप जो है ऐसे नहीं आइडिया लगा सकते क्या बनाए। तो आप प्रीवियस ईयर को देख के ही कर सकते हैं। भले चीजें चेंज हुई हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन जो मतलब प्री के जो पीवाईक्यू हैं, जीएस से जो क्वेश्चन आने हैं वो तो सेम ही होंगे लगभग। तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है आजाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज 1942 में किसने बनाया था? हु फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1942? तो किसने बनाया था? मोहन सिंह ने। मोहन सिंह ने बनाया था। बाद में कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को मिली थी। तो इसमें देख लीजिए डिस्क्राइब किया गया है, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने की थी। कब? 1942 में मोहन सिंह के सहयोग से रास बिहारी बोस ने की थी। देखो, अगर यहाँ रास बिहारी बोस इसमें ऑप्शन में होता तो रास बिहारी बोस ही होता, लेकिन उनके साथ में मतलब मोहन सिंह भी थे, तो इसलिए मोहन सिंह का नाम आया। ठीक है, इसमें उसके बाद क्या है, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। कब? 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व सौंप दिया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। कहाँ? सिंगापुर में अस्थायी सरकार किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने, 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? मतलब किसने बनाई थी ये सेना? तो जिसने बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था। फ्री इंडियन लीजन भारतीय स्वयं सेवकों को द्वारा गठित एक पैदल सेना रेजिमेंट थी। यह सेना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जर्मनी के सहयोग द्वारा भारतीय युद्ध कैदियों और यूरोप में प्रवासियों से बनी थी। इस सेना को टाइगर लीजन के नाम से जानते थे। किसने? टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया था? तो किसमें किया था? जर्मनी में किया था। कहाँ? जर्मनी किया था टाइगर लीजन की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में जर्मनी में टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन नामक टाइगर लीजन या इसको फ्री इंडिया लीजन नामक सैन्य टुकड़ी की स्थापना की थी। इसकी सबके संख्या कितनी थी? 3000। देखो, संख्या उनके सब याद रखिए, क्योंकि आपको पता है सुभाष चंद्र बोस कितने इंपॉर्टेंट थे हमारे जो है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तो अब इनकी माइनर माइनर चीजों, क्योंकि अब कुछ भी पूछ लेते हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, तो उनको पता है अब बहुत है, मतलब ऐसे ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको ये भी याद रखिएगा, कितनी सेना थी? 3000 थी लगभग। कितनी? 3000 थी। जिसमें भारतीय युद्ध कैदियों एवं यूरोपवासी प्रवासी सैनिक थे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? छलांग मारता हुआ बाघ। क्या था? छलांग मारता हुआ बाघ था इसका प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल का गठन किया? विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर द ब्रोक अवे फ्रॉम कांग्रेस? तो कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक दल का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। क्या? राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों के संगठन और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति के लिए हुई थी। जून 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। कब? 1942 में। आजाद हिंद फौज का प्रारंभिक गठन 1942 के कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में। कहा? सिंगापुर में किया गया था। या इसके पहले प्रधान सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो किसने किया था, मतलब कहाँ किया गया था, सॉरी।
वेयर वाज आजाद हिंद फौज सेटअप, तो कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में स्थापना हुई थी। आजाद हिंद फौज का प्रारंभिक गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने द्वारा सिंगापुर में की गई थी। कहाँ? सिंगापुर में किया गया था। इसके पहले प्रधान सेनापति से सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 ईस्वी में सिंगापुर पहुंचे तथा जुलाई में ही रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को दे दी। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही अस्थायी सरकार की स्थापना की एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आईएनए का प्रधान सेनापति कौन था? तो पहले आईएनए का प्रधान सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। कौन? कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु, देखो राजनीतिक गुरु पूछेगा तो चित्तरंजन दास है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो कौन है? विवेकानंद है। गोपाल कृष्ण जी एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे और एक राष्ट्रवादी रूप से महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। मतलब कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस के अधीन आजाद हिंद सरकार को मुख्यालय था? तो किसके अधीन था? 1943-44 में। कब? 1943-44 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वर्ष 1943 से 1944 तक पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस के अधीन आजाद हिंद सरकार का मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने इंडियन नेशनल आर्मी को बढ़ाने में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की थी? तो किसने सहायता की थी? किसने बढ़ाने के लिए सहायता की थी? रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन वर्ष 1942 में हुआ था। इसके गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह, कौन? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। इसका गठन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से हुआ था। निरंजन सिंह के गिल के सहयोग से हुआ। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान को संभाला तथा इसे आगे बढ़ाने में रास बिहारी बोस ने उनकी सहायता की। इंडियन नेशनल आर्मी के प्रतीक चिन्ह के रूप में एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चिन्ह बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट को कहा जाता था? क्या कहा जाता? रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश की, मतलब कैबिनेट मिशन ने क्या क्या सिफारिश की थी, तो इसमें बताना है। तो क्या है? पहले भारत के विभाजन की, अंतरिम सरकार बनाने की, संविधान सभा बनाने की। इनमें मतलब तीनों में से कौन सा सही होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 और 3 होगा। क्या होगा? अंतरिम सरकार में फॉर्मुलेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसके सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन? पैट्रिक लॉरेंस थे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पहला क्या है? अंतरिम सरकार बनाने की, मतलब इसमें प्रावधान क्या क्या था? तो पहला था अंतरिम सरकार बनाने की, संविधान सभा बनाने की, पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था, केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की है? किसने की? पैट्रिक लॉरेंस ने। किसने? पैट्रिक लॉरेंस ने की थी। मतलब इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर तीनों थे, लेकिन इसमें ऑप्शन में जो दिया है, मतलब एक का दिया तो पैट्रिक लॉरेंस से, मतलब उसने क्या पूछा है? अध्यक्षता पूछा। तो अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में भारत के लिए क्या कल्पना की गई? तो भारत के लिए क्या क्या कल्पना की गई थी? फेडरेशन की। किसकी? फेडरेशन। भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार सौंपने के लिए ही तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा घोषित व गठित कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के एक ऐसे राज्य संगठन या संघ फेडरेशन के रूप में कल्पना की गई जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल हों। पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में मार्च 1946 में, कब? मार्च 1946 को आए कैबिनेट मिशन। कब आया था? मार्च 1946 में आया था। मिशन सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, ये सभी तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से बचाने के लिए अंतिम अवसर का
अस्वीकरण से समाप्त हो गया। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विथ द रिजेक्शन ऑफ, मतलब किसके रिजेक्शन से हुआ था, तो किसके, कैबिनेट मिशन। भारत के विभाजन को रोकने के लिए अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन योजना के अस्वीकार के साथ ही समाप्त हो गया। इस मिशन को 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली द्वारा भेजा गया था, जिसमें 3 सदस्य लॉर्ड लॉरेंस ए.बी. अलेक्जेंडर और तथा सर स्टेफोर्ड किप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, शामिल थे। इन मिशन का उद्देश्य भारत की एकता को संरक्षित करने और भारत की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ब्रिटिश नेतृत्व, एकता को संरक्षित करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के नेतृत्व को भारतीय नेतृत्व प्रदान करने के लिए ब्रिटिश नेतृत्व से भारतीय नेतृत्व स्वामित्व का हस्तांतरण पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को भारत की सत्ता के हस्तांतरण की अंतिम व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, किसने, कैबिनेट मिशन के द्वारा, किसके, कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। इटली घोषणा, अब नेक्स्ट टॉपिक है इटली घोषणा, इटली डिक्लेरेशन। इसमें क्या है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं। When did British Prime Minister Attlee announce that the British would withdraw from India? तो कब किया था घोषणा, 20 फरवरी 1947 को। कब, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता के संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि 30 जून 1948 से पूर्व भारत का स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसी क्रम में 3 जून 1947 ईस्वी को भारत के वायसराय माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। नेक्स्ट टॉपिक है माउंटबेटन योजना। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो कौन था, क्लीमेंट इटली था। कौन, क्लीमेंट इटली। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे। तो पहला क्या है, इसमें पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदुओं और मुसलमानों के 2 समूहों में मिलेंगी। नेक्स्ट है, सिंध पाकिस्तान का भाग होगा। उसके बाद क्या है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जबकि बंगाल का सिलहट जिला भारत का हिस्सा होगा। नेक्स्ट है, विभाजन होने पर 2 स्वतंत्र देशों और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 1 और 4 सही है, बाकी सारे गलत हैं। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन तत्कालीन गवर्नर जनरल भारत आया। इन्होंने 3 जून 1947 का 3 जून 1947 को भारत को विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण संबंधी प्लान प्रस्तुत किया, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं या 3 जून प्लान भी कहते हैं इसको, या माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। इसमें सिंध को अपना निर्णय स्वयं लेना था तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संघ द्वारा पता लगाया जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर जनरल या वायसराय के मतलब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्या है, भारत में पहला विधि कमीशन कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया, 1834 में। भारत में पहला विधि आयोग औपनिवेशिक शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 में के चार्टर अधिनियम द्वारा 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 4 थी। नेक्स्ट है टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिक थे। कौन, विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल का प्रवेश किसके कार्यकाल में हुआ। इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, तो किसके टेन्योर में हुआ था, जॉर्ज रिपन। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान 1883 में लाया गया था। इस विधेयक में भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई का भी अधिकार प्रदान किया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल थे। पहले यूरोपीय मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश करते थे। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय के लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया, क्योंकि यूरोपीय लोगों का मानना था कि भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामले की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस बिल में अत्यधिक विरोध के बाद वायसराय ने इस बिल को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे भारत के गवर्नर, एडवर्ड एरविन थे। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एडवर्ड एरविन थे। सबने अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, एक आंदोलन था। इसे 12 मार्च 1930 तक
12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक पर ब्रिटिश एक अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध का प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चलाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या लाया गया, तो स्थायी राजस्व बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। इस व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त, क्या इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें जमींदार भू राजस्व दर तय करने के लिए स्वतंत्र था। इसके द्वारा जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। किसको? जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जाता था, इसमें स्वामी मान लिया गया। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% भाग कंपनी को तथा 10% भाग पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त का योजना जॉन शोर ने बनाई थी। किसने? जॉन शोर ने बनाई थी। इस व्यवस्था का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के औपचारिक रूप से भारत लागू किया। वर्ष 1935 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की रिपोर्ट को स्वीकार किया और प्रस्ताव पारित किया, जिसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के रूप में जाना गया। क्या? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के रूप में जाना गया। इसके अलावा इनके अन्य प्रमुख निम्न कार्य थे। सती प्रथा पर रोक लगाई थी इन्होंने। 1829 में ठगी प्रथा का भी अंत किया था। 1830 में विधि आयोग का गठन किया था 1834 में, और 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा के उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया था? हड़प की नीति के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स के द्वारा। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के द्वारा बनाया गया। इस नीति के अनुसार किसी भी भारतीय राज्य का रियासत का दर्जा उस समय समाप्त मान लिया जाता जब उसके कोई अवयस्क उत्तराधिकार नहीं होता। रोहिल्ला युद्ध किसके शासन काल के दौरान हुआ था? तो किसके शासन दौरान काल हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। वर्ष 1774 का रोहिल्ला युद्ध गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से 1885 के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह युद्ध रोहिल्लो, अफगानों एवं शुजाउद्दौला अवध के नवाब के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में रोहिल्लो की हार हुई थी। इसके अतिरिक्त रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीस इंडिया एक्ट 1784, वर्ष 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध, और वर्ष 1782 में सालबाई की संधि, और 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के शासनकाल की ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, हेस्टिंग के समय ये घटनाएं हुई हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित काउंसिल ऑफ फोर, क्या? काउंसिल ऑफ फोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें क्या है, वह कलकत्ता काउंसिल के नाम से जाना जाता था। दूसरा क्या है, इसकी प्रतिस्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों बोथ मतलब सही है। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट भारत में कंपनी के मामलों को विनियमित करने और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम था। इसने कंपनी में नौकरी करने वालों की किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने को रोक दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, जिसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद बनी। इसमें बहुमत से निर्णय लिया जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल केवल टाई के मामले में ही मतदान कर सकते थे। अधिनियम में बंगाल के सर्वोच्च परिषद पर गवर्नर जनरल के साथ काम करने के लिए 4 अतिरिक्त व्यक्तियों का नाम दिया गया, जिसमें जनरल जॉन क्लियरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बारवेल और फिलिप फ्रांसिस शामिल थे। इन सबके अध्यक्ष गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे तथा ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एंग्लो अफगान युद्ध किस शताब्दी के मध्य लड़ा गया था? तो किस शताब्दी के मध्य लड़ा गया था? 19वीं शताब्दी के मध्य, 1830 से 42 में लगा था। 1830 से 42 के बीच प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो किसने की थी इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत? किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने द्वारा 1773 में बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य
अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि ठेकेदार ठेके पर दी जाती थी। इस व्यवस्था में कंपनी को ज्यादा लाभ नहीं हुआ क्योंकि इसके उसकी वसूली में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। 5 वर्षीय ठेके के इस दोष के कारण 1777 ईस्वी में इसे परिवर्तित कर दिया गया तथा ठेके को 1 वर्षीय कर दिया गया। इस व्यवस्था को 1793 कॉर्नवालिस कोड के तहत अस्थायी बंधुओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा गुलामी समाप्त की थी? तो किस गवर्नर जनरल ने की थी? एलन बैरो ने। किसने? एलन बैरो ने 1843 में लॉर्ड एलन बैरो ने किया था गुलामी, जो मतलब दास प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में प्रशासन के संदर्भ में स्थानीय स्व प्रशासन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? लोक प्रशासन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? रिपन ने प्रस्तुत किया था। आधुनिक भारत में प्रशासन के संदर्भ में स्व प्रशासन या लोक प्रशासन की अवधारणा को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में गठन का पहल का प्रस्तुत किया था। लॉर्ड रिपन की को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। लॉर्ड डफरिन को समय सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल किसके कार्यकाल के दौरान हुई? तो किसके कार्यकाल के दौरान हुई? लॉर्ड मेयो के काल। वर्ष 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना वर्ष 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1951 में हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। चार्ल्स कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद क्या है, रिचर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडियरी अलायंस, और वारेन हेस्टिंग सेकेंड एंग्लो मराठा वार मतलब द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, या विलियम बेंटिक 1829 रेगुलेशन एक्ट 17। तो इसमें सी गलत हो जाएगा क्योंकि इस समय जो है सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के समय लागू किया गया था। ये तो मतलब सही है। 20 संधि जिसका रियासत संप्रभुता पर कब्जा करना था। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली था। कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड वेलेजली ही होगा द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय, क्योंकि 98 हाँ लॉर्ड वेलेजली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो किसने किया था? डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने डाक टिकट की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा वर्ष 1854 ईस्वी में डाक टिकटों की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तीव्र संचार के मामले में ब्रिटिश साम्राज्य को कुशल बनाना था। नेक्स्ट है, प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? बेलेजली। भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में पहला अधिनियम 1799 में पारित किया गया था। इसे लॉर्ड रिचर्ड बेलेजली द्वारा पारित किया गया था, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में सिविल सेवा का पिता कौन है? तो कौन है? चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं। कौन? चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है सिविल सेवा के पिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गवर्नर जनरल हड़प नीति किससे संबंधित है? तो कौन सा गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इस सिद्धांत सर्वोच्च कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य के मिलाने की नीति थी। यह एक विस्तारवादी नीति थी जो 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक चली थी। सर्वप्रथम सतारा को मिलाया गया और अंत में अवध प्रांत को। सबसे पहले किसको? सतारा को मिलाया गया, बाद में अवध को, जो 1848 से 56 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन एक ब्रिटिश रॉयल नेवी अधिकारी थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? कैनिंग थे। कौन? कैनिंग। भारत सरकार नियम 1858 पारित होने के बाद भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया जाता था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत सरकार नियम 1858 पारित होने के बाद भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या? भारत का
वायसराय कर दिया गया था। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इसलिए किया था, झांसी राज्य से युद्ध करने के लिए, झांसी राज्य को हड़पने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने की, रानी लक्ष्मीबाई को प्रणदंड देने के लिए। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यवगत के सिद्धांत के तहत विलय किए गए राज्यों को क्रम है, मतलब वो राज्यों को विलय करना, और झांसी राज्य को हड़पने के लिए ये ऐसा किया था। इसमें पहला क्या होगा, सतारा जो 1848 में, फिर जैतपुर, संभलपुर 1849, भगाट 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में मतलब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब किसने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? तो किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी ने सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन है। देखो इसीलिए जो मतलब रैले कमीशन भी बनाया था, तो किससे था? विश्वविद्यालय आयोग से, मतलब विश्वविद्यालय सुधार से रिलेटेड था, उसको रैले कमीशन भी कहा जाता है। विद्या आयोग का गठन 1902 में किया था, जिसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में ही अकाल आयोग 1900, पुलिस आयोग 1902, देखो ये भी याद रखिएगा, अकाल आयोग 1900 में आया था, ठीक है। उसके बाद पुलिस आयोग आया 1902 में, सिंचाई आयोग भी आया 1901 में, और उसका पुरातत्व विभाग की स्थापना भी 1904 में हुई। इसके समय में ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन भी हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी? तो किसके समय स्टार्ट की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। सन 1851 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन सेवा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई। इसी के शासनकाल में रेल डाक टिकट आज शुरू किया गया था। रेल डाक टिकट आज जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि इसने ही बक्सर का युद्ध में मतलब लीड किया था और जिताया था, इसीलिए इसको माना जाता है खासकर मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश वायसराय जिसने प्राचीन इमारतों तथा स्मारकों के संरक्षण हेतु कोई उपाय किए? तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारत में ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षा और मरम्मत का श्रेय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन को ही जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की तथा भारत के प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षा और मरम्मत पर ध्यान दिया। नए व्यवगत की नीति का संबंध है, किससे रिलेटेड है? लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है। राज्य हड़प नीति का व्यवगत सिद्धांत की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इस नीति को तहत सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 तथा नागपुर 1854 को विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। इस नीति का पहला शिकार था। नेताओं का उपनाम और उनके कथन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जो है वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि भारतीय अशांति का जनक कहा था इनको। बाल गंगाधर तिलक एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। तो वह पूर्ण स्वतंत्रता एवं स्वराज्य के सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे। उन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ वह चरमपंथी दृष्टिकोण वाले नेताओं के लाल बाल पाल टिकड़ी का हिस्सा भी थे। निम्न में से शीर्षक और व्यक्ति असंगत है। भारत का सुख, अमीर खुसरो, सही है। उसके बाद क्या है? भगवान का अभिशाप, चंगेज खान। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल। अशांत भारत का जनक, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसमें डी गलत है, बाकी सब सही है। अमीर खुसरो भारत का सुख या तूते हिंद कहा जाता था। चंगेज खान भगवान का अभिशाप। चंगेज खान कौन? भगवान का अभिशाप। सरदार पटेल स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक अशांत भारत के जनक। अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था? तो इसमें से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। इसके अलावा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या क्या दिया था? दिल्ली चलो और उसके बाद तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
ये वाला भी इन्होंने दिया था। इनके द्वारा दिए गए अन्य नारे हैं। इनका 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। चित्ररंजन दास इसके राजनीतिक गुरु थे इनके, और वर्ष 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में से किसे मार्च फॉरवर्ड वी आर फॉर इंडिया, इंडिया इज फॉर इंडियंस के नारे का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? मैडम भीखाजी कामा को। किसको? मैडम भीखाजी कामा। मार्च फॉरवर्ड वी आर फॉर इंडिया, इंडिया इज फॉर इंडियंस, हम भारत के लिए हैं, भारत भारतीयों के लिए है, का नारा मैडम भीखाजी कामा ने दिया था। मैडम भीखाजी कामा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में स्टुटगार्ट शहर में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी। कौन? भीखाजी कामा। फिर उसके बाद दिल्ली चलो या नारा किसने दिया था? किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो नारा। दिल्ली चलो नारा बाल गंगाधर तिलक स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार इसे लेकर है, लाला लाजपत राय, साइमन गोबैक, करो या मरो, महात्मा गांधी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यूसुफ मेहर अली। उसके बाद है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसलिए सब, मोहम्मद इकबाल इकबाल जिंदाबाद, महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत में धर्मों की एकता के प्रतीक के रूप में अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था? किसने रखा था? ऊधम सिंह ने। किसने? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने रखा था। नेक्स्ट है देश बंधु के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है देश बंधु के रूप में? चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को देश बंधु के रूप में भी जाना जाता है। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1875 को कलकत्ता में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ज्योतिबा फुले सम्राट सुधारक 24 सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। अरविंदो घोष पुदुचेरी में अरविले आश्रम की स्थापना की थी। किसने? अरविंदो घोष ने अरविले आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ? पुदुचेरी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मेजनी गैरिबाल्डी शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और वो केंद्रीय सभा के लिए भी चुने गए थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लेखक थे। इन्होंने इतावली राष्ट्रवादी मेजनी और गैरिबाल्डी शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वह केंद्रीय सभा में चुने तथा उन्हें वर्ष 1926 में केंद्रीय विधानसभा का उपनेता भी चुना गया था। किसको? किसको कहा है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत की कोकिला नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? किसको? सरोजनी नायडू को। किसको? सरोजनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है लौह पुरुष? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने से किसने नाइटहुड की पदवी को अस्वीकार किया और भारत के लिए राज्य परिषद के सचिव पद को अस्वीकार किया? किसने किया था? जीके गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत राज्य सचिव की परिषद में पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का उदारवादी नेता कहा गया है? तो किसे कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले को कांग्रेस का उदारवादी नेता कहा गया है। उदारवादी नेता कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, एक मिनट, फिरोज शाह मेहता आदि। जबकि कांग्रेस के गरम दल के कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने कहा था कि प्रत्येक आघात जो मेरी पीठ पर मारा गया है वह ब्रिटिश सम्राट के ताबूत की एक एक कील होगी? किसने कहा था? लाला लाजपत राय। जब उनके ऊपर मतलब लाठीचार्ज हुआ था उन्होंने साइमन गोबैक मतलब नारा दिया और मतलब विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, तो उस समय उनको मतलब लाठीचार्ज में उनको प्रहार किया गया जिससे वो उनकी डेथ हो गई थी, तो उसी में उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया था? किसने प्रयोग किया था जो सत्यमेव जयते नारे का? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने? पंडित मदन मोहन
मालवीय ने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया था। भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। उन्होंने वर्ष 1918 ईस्वी में कब 1918 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की तथा उसने अपने अध्यक्षीय भाषण में यह नारा दिया था। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज, सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद, सरदार वल्लभ भाई कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर मत दो, मदन मोहन मालवीय सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का एकीकरण को कुशलतापूर्वक निपटाने के कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता गया। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। आजादी की लड़ाई में सरदार पटेल को सबसे पहला और बड़ा योगदान वर्ष 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में देखने को मिला। बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि जीत सत्य के रूप में आती है क्योंकि हमने इसे एक अतिथि के रूप में प्राप्त करने की कला खो दी है? तो इसमें किसने कहा था? ये मतलब किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था जीत सत्य के रूप में आती है क्योंकि हमने इसे एक अतिथि के रूप में प्राप्त करने की कला खो दी है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, किसने कहा था? तो किसने कहा था? शिवास्वामी अय्यर ने। शिवास्वामी अय्यर ने कहा था। शिवास्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए। शिवास्वामी अय्यर एक प्रमुख वकील और प्रशासक एवं राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मार्क। भगत सिंह शहीद ए आजम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध पुरुष। उस पर क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा पंख के प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध गीत को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने से कथन को पढ़िए, उसके कहने वाले व्यक्ति को पहचान कीजिए। भारत में सामुदायिक समूह की वास्तविकताओं को मान्यता दिया बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। तो किसने कहा था? ये मोहम्मद इकबाल ने। भारत के सामुदायिक समूह को वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र लागू नहीं किया जा सकता, यह कथन मोहम्मद इकबाल ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि 100 वर्ष तक भी स्वराज नहीं आएगा यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन न किया गया? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। यह शब्द किसने कहा? किसने कहा था यह शब्द? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ये पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं, बुक्स एंड पेपर्स एंड मैगजीन्स। अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है? किसने? हिंदू स्वराज में। किसने? हिंदू स्वराज में। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज में 1909 में घोषणा की थी कि भारत का ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, स्त्रियों के लिए दैनिक बामा बोधनी पत्रिका के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की थी? बाम बोध की। तो बाम बोध की पत्रिका उमेश चंद्र दत्ता द्वारा संपादित किया गया था। उमेश चंद्र दत्ता द्वारा संपादित। और इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। एक मासिक पत्रिका। इन्होंने कुछ अन्य युवा ब्रह्मोस कार्यकर्ताओं के साथ 1863 ईस्वी में बाम बोधनी सभा का स्थापना की। इसका उद्देश्य बंगाली गृहिणियों को शिक्षित करना, किसको? बंगाली गृहिणियों को शिक्षित करना और उनके लिए उपयुक्त पत्रिकाएं प्रकाशित करना। उमेश चंद्र दत्ता का अन्य रचना है रोमन इतिहास, नारी शिक्षा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे। कौन? बिपिन चंद्र पाल थे। क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन 1892 ईस्वी में प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने परिदर्शक, लाहौर ट्रिब्यून, स्वराज, द इंडिपेंडेंट इंडिया आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी दैनिक
समाचार श्रीमती एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है पारसी क्रांतिकारी मैडम भीखाजी कामा ने एक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? वंदे मातरम था। क्या? वंदे मातरम। पारसी क्रांतिकारी मैडम भीखाजी कामा द्वारा पेरिस से वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की गई। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। भीखाजी कामा 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में तिरंगा फहराने के लिए सुविख्यात हैं। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। किसे? मैडम भीखाजी कामा को। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश कालीन स्थापत्य, आर्किटेक्चर ऑफ ब्रिटिश पीरियड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था? किसके द्वारा अभिकल्पित? जॉर्ज विटेट। द फेमस गेटवे ऑफ इंडिया वाज डिजाइन बाय जॉर्ज विटेट। विटेट क्या है? जॉर्ज विटेट ने किया था डिजाइन। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? एडियन लुटियंस के द्वारा। एडिवंस लुटियंस द्वारा। ये 1929 में तैयार हुआ था बनके 17 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया? तो कहाँ है? मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख नगर मुंबई में दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ प्रवेश द्वार बेसाल्ट का बना हुआ स्थापत्य है जिसकी ऊंचाई 26 मीटर है। कितना? 26 मीटर है। प्रवेश द्वार के निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन 2 दिसंबर 1911 के उपलक्ष्य में हुआ था। इसके वास्तुशिल्पी जॉर्ज विटेट थे। कौन? जॉर्ज विटेट थे। 1924 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन था प्रथम अध्यक्ष? लाल लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाल लाजपत राय थे। इस यूनियन की स्थापना 31 अक्टूबर वर्ष 1920 में बॉम्बे में हुई थी। जोसेफ बैप्टिस्टा एनएम जोशी और चमन लाल दीवान इसके अन्य संस्थापक थे, सदस्य थे। यह संस्था श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने हेतु प्राथमिक यूनियन में से एक थी। नेक्स्ट मतलब इसमें क्या है? मिलाने के लिए है। विलियम जोन्स। उसके बाद क्या है? अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन, प्राचीन संस्कृतियों के लिए आदर, प्राकृतिक परिवेश में सीखना, अंग्रेजी शिक्षा का आलोचना। रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकेले, महात्मा गांधी। तो इसमें क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स ने क्या किया? प्राचीन संस्कृति के लिए आदर किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में सीखना, उन्होंने मतलब इसीलिए उनका जो मतलब उन्होंने आनंद वो जो बंगाल में ना आनंद भवन का वो भी बनवाया था इसी वजह से, क्योंकि वो मतलब प्राकृतिक नेचर में सीखने की मतलब बिलीव करते थे। थॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा का आलोचना किया था। संपूर्ण क्रांति की कल्पना किसने प्रतिपादित की थी? हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति? तो किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। संपूर्ण क्रांति का मतलब जो एक सामने रखा था, प्रतिपादित किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का कल्पना जयप्रकाश नारायण ने प्रतिपादित किया था। इन्हें जेपी या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिजन डायरी क्या है? प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी में लिखा है कि संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक एक संयोजन है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा की घोषणा 5 जून 1974 के पटना में गांधी मैदान में की थी। नेक्स्ट है कौन सा नेता कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन से जुड़ा था? तो कौन सा नेता जुड़ा था? आचार्य नरेंद्र देव ने। कांग्रेस समाजवादी सीपी का गठन 17 मई 1934 को पटना में कांग्रेस के भीतर हुआ था जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके संयुक्त सचिव मीनू मसानी, सोहन लाल गौतम, एनजी गौरे और आईएमए नंबूरोपाद थे। इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना और मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य कमजोर लोगों को सशक्त बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी दल की स्थापना की थी? तो किसकी? स्वतंत्रता लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड भारतीय स्वतंत्र कामगार पक्ष। और उसके बाद क्या है? लेबर स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो किसका किया था इन्होंने स्थापना? स्वतंत्र लेबर पार्टी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी 1836 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, लेबर स्वराज पार्टी 1925 में काजी नजरुल इस्लाम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट 1928 में चंद्रशेखर आजाद, रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने किया था। बारडोली सत्याग्रह के संबंध में किन कथनों पर विचार कीजिए?
1926 में इसकी शुरुआत हुई जब अंग्रेज अधिकारियों ने भूमि में 30% की वृद्धि का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, इस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार के खिताब से सम्मानित किया गया। उसके बाद क्या है, मतलब इन दोनों में से कौन सही है, तो क्या हो जाएगा, बोथ, 1 2 सही है। क्या 1 2 सही है। बारडोली आंदोलन की शुरुआत 1926 में हुई जब अंग्रेजी अधिकारियों ने भूमि कर में 30% की वृद्धि का निर्णय लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में बारडोली गुजरात में हुए प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। इस आंदोलन के दौरान वहां की महिलाओं में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ, वह कौन सा है, तो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कौन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। क्या, कुर्नूल थी। कांग्रेस कार्य समिति ने एसके धर आयोग, क्या, एसके धर आयोग के निर्णयों की समीक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमण जेबीपी समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। उसके बाद समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य को तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामाचंद्रन के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ही तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश की गठन का घोषणा की गई। नेक्स्ट है, जब भारतीय सशस्त्र सेना ने हैदराबाद की रियासत पर आक्रमण किया और निजाम को पराजित किया, उस आक्रमण का कोड नाम क्या था, तो कोड नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो था। क्या, ऑपरेशन पोलो। भारतीय सशस्त्र सेना ने हैदराबाद की रियासत पर ऑपरेशन पोलो का कोड नाम से आक्रमण 13 सितंबर 1948 को किया गया। यह अभियान 5 दिवसीय था। इस ऑपरेशन के अंतर्गत हैदराबाद पर कब्जा करके निजाम की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। इस ऑपरेशन की योजना जनरल गोडार्ड ने बनाई थी। इस ऑपरेशन को कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है। किससे, कैटरपिलर के नाम से भी पूछा जाएगा, तो कौन सा ऑपरेशन पोलो है। मार्ले मिंटो सुधारों के आधिकारिक रूप में इस प्रकार जाना जाता है, तो किस प्रकार जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में भी जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार को। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में भारत किससे संबंधित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा, प्रारंभिक शिक्षा काफी व्यापक थी। संपूर्ण, क्या है, संपूर्ण देश में सांस्कृतिक समानता थी। उसके बाद क्या है, मुसलमान समुदाय का जाति, प्रजाति या जनजाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं था। देश में राजनीतिक एकता थी। तो क्या हो जाएगा, तब उस समय विभाजन नहीं था वो, ठीक है। 18वीं शताब्दी में भारत में मुसलमान समुदाय का जाति, प्रजाति, जनजाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं था। ठीक है, उसमें साथ में देखो आंदोलन भी लीड किया था। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 1852 में गठित मद्रास नेटिव एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन था मद्रास नेटिव एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, जीएल चट्टी थे। कौन, जीएल चट्टी थे। नेक्स्ट है, द्वारकानाथ टैगोर की लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने, कब हुई थी, 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना औपचारिक रूप से मार्च 1838 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इस सोसाइटी की स्थापना जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। यह आधुनिक भारत का प्रथम राजनीतिक संघ था। नेक्स्ट है, बंगाल के लोक पुनरुत्थान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, बंगाल के लोक पुनरुत्थान की को जो है मतलब लीड किसने किया था, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल के पारंपरिक लोकगीत संगीत को पुनः जीवित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। टैगोर का मानना था कि राष्ट्र की पहचान और गौरव की भावना को मजबूत करने के लिए लोक परंपराओं को संरक्षित करना महत्वपूर्ण होता है। मोन्टेगू चेम्बर सुधार किस लिए किया गया था, तो किस लिए किया गया था, द्वैध शासन के लिए, दायर की। इसमें क्या है, इसमें देख लो मतलब सुधार में क्या क्या है। द्वैध शासन के प्रकाशकों को 2 वर्गों अर्थात कार्यकारी परिषदों और मंत्रियों के रूप में लागू किया गया था। इस रिपोर्ट ने 2 सदनों, विधानसभा लोकसभा की पूर्ववर्ती और राज्य परिषद राज्यसभा का पूर्ववर्ती के साथ द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। गवर्नर प्रांतीय सरकार को प्रमुख कार्यकारी प्रमुख होता था तथा केंद्र सरकार को स्तर पर गवर्नर जनरल मुख्य प्राधिकारी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक था, तो कौन था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक, दादा भाई नौरोजी थे। कौन, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स या किसका मत था, तो किसका मत था ये, सर जॉन सीले का। किसका, सर जॉन सीले का हिस्ट्री पास्ट
नेक्स्ट है अंग्रेज मुकुट के रियासती राज्यों के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट कहा गया है? प्रमुखता की प्रमुख रहनी चाहिए। प्रमुखता की प्रमुख रहनी चाहिए। किसने कहा है? बटलर कमीशन रिपोर्ट ने। बटलर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था सर्वोपरि को सर्वोच्च रहना चाहिए। क्या? सर्वोपरि को सर्वोच्च रहना चाहिए। बटलर कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हाई कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में हाई कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा, किसके? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। इस कमेटी का गठन भारतीय राज्यों और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के बीच संबंधों में सुधार पर सिफारिशें देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है मोंटेगू चेस्टर सुधार ने द्विशासन प्रस्तुत किया, जो कि प्रांतों को एक तरह की दोहरी सरकार थी। 1919 के भारत सरकार नियम को मोंटेगू चेस्टर सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैशासन प्रणाली लागू किया गया, अर्थात प्रांतीय विषयों के आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषय गवर्नर के परिषद एवं हस्तांतरित विषय निर्वाचित सदस्यों के पास था। द्वैशासन पद्धति 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई थी, जो 1 अप्रैल 1927 तक चलती रही। इस अधिनियम के उद्देश्य द्वैध शासन को स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करना था। नेक्स्ट है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजी द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है सेलुलर जेल को? काला पानी के नाम से। किससे? काला पानी के नाम से सेलुलर जेल को जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन 1921 में मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय थे? तो कौन थे प्रथम भारतीय? कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है शिशिर कुमार घोष द्वारा वर्ष में इंडियन लीग की स्थापना की गई, जिसका उत्तराधिकार बाद में कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन ने हासिल कर लिया था। तो किसने कब किया था? 1875 में। कब? 1875 में। नेक्स्ट है 1946 का रॉयल भारतीय सेना का विद्रोह HMIS तलवार से आरंभ हुआ था। यह प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित था? तो कहाँ पर था? बम्बई में। भारतीय नौसेना का विद्रोह सन 1946 में। कब? 1946 में ब्रिटिश जहाज पर कार्य करने वाले कर्मचारी द्वारा किया गया था। 18 फरवरी 1946 को हेमिस तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष खराब खाना मिलने की शिकायत की। इस पर ब्रिटिश अधिकारियों का जवाब था कि भिखमंगों को चुनने की छूट नहीं हो सकती। यह प्रशिक्षण स्कूल कोलाबा बम्बई में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? इसमें आम चीजों की कीमतों में भारी कमी नहीं थी, सब महंगा हुआ था। करों में आयात कर में वृद्धि की, रक्षा व्यय को कई गुना बढ़ा गया, ग्रामीण क्षेत्रों में सेना के लिए बलपूर्वक भर्ती कराई गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उदारवादियों को कौन सी मांग को पार्लियामेंट सुधार में स्वीकार कर लिया गया था? तो कौन सी मांग को स्वीकार किया गया? परिषद के आकार में वृद्धि करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन दंगा आयोग के गठन का एक कारण कौन सा था? तो कौन सा कारण था इसमें? दंगा के कारणों को छानबीन करना था, इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेस ऑफ राइट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या अब आ गया? विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी तक मैंने लगभग मतलब मिडिवल एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कर ली है। अब इसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री का पार्टीशन खत्म है तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि लगभग 1 घंटे क्लास हो चुकी है और आपके लिए भी थोड़ा सही रहेगा। और मैंने आज ज्यादा ही करवा दिया है क्योंकि आज काफी टाइम बाद आज मतलब क्लास लिया है मैंने, इसलिए आज मैंने ज्यादा करवा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कल होगी। चलिए फिर शुरू मतलब रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा और मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट भी करिएगा कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, मतलब क्या सीरीज शुरू की जाए या कोई मतलब बैच लाया जाए। ये चीज आप कमेंट करके बताएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस। थैंक यू।